बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखा। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स में नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोगों ने बिजनेस को डिफाइन किया, बिजनेस की टाइप्स को देखा, जिसमें हमारे पास अगर बिजनेस की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास शामिल था सोल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस बेस्ड बिजनेस। और फिर हम लोगों ने ऑनरशिप के हवाले से बिजनेस की टाइप्स को देखा, और उसमें हम लोगों ने कहा, सॉरी वो जो उसमें ट्रेडिंग बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग था एंड सर्विस बेस्ड। ऑनरशिप के हवाले से देखें तो हमारे पास था सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। आई होप के वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन पूछना हो? चले, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग अकाउंटिंग की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे और अकाउंटिंग को जानेंगे कि बेसिकली अकाउंटिंग क्या है। इसके लिए ना दो टर्म्स यूज की जाती हैं अक्सर बिजनेस के अंदर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दोनों में डिफरेंस है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आप अक्सर जाके देखेंगे, अभी जब अकाउंटिंग वगैरह सीख लेंगे तो ऑनलाइन काफी सारी आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जिनमें अक्सर क्लाइंट्स हमसे ये कह रहे होते हैं कि आपने हमें बुक कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कुछ कह रहे होते हैं आपने एज एन अकाउंटेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो दोनों में ना डिफरेंस आता है। बुक कीपिंग से मुराद होता है जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे जो भी कर रहा हो, हमने उस ट्रांजैक्शन को सिंपली रिकॉर्ड कर देना है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, बिजनेस की क्या एक्टिविटीज थी, बिजनेस की एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन जहां पर जो एक्टिविटीज हम लोग देख रहे होते हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर होती हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट मनी। कि बिजनेस ने सपोज सेल्स की, तो हम सेल्स की रिकॉर्डिंग कर देंगे। बिजनेस ने परचेजेस की, परचेजेस की रिकॉर्डिंग कर देंगे। बिजनेस ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, हम उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब आप देखें, जितनी भी मैंने ये ट्रांजैक्शन बोली हैं, क्या जब सेल्स करेगा क्या अमाउंट शामिल नहीं होगी कि कितने रुपीस की सेल्स की? परचेजेस करेगा तो हम बताएंगे कितने रुपीस की परचेजेस की। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा तो हम बता सकते हैं कि कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। इन तमाम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन अगर हम लोग कहें कि भाई बिजनेस आवर्स के अंदर बिजनेस ओनर को उसका दोस्त मिलने के लिए आया और मिल के चला गया, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? फाइनेंशियल नेचर शामिल नहीं है। ऑलराइट। लेकिन अगर उसने बिजनेस के पैसों से अपने दोस्त को कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाई, तब रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक के पैसे हैं। क्लियर? तो बुक कीपिंग के अंदर सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो हमारे पास बुक कीपिंग बन जाती है। देखिए इसकी डेफिनेशन, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी मींस दैट बिजनेस, कि बिजनेस की बुक्स में हम लोग जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने के बाद स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। मींस दैट अकाउंटिंग करने के लिए बुक कीपिंग बेस है। जब तक आप बुक कीपिंग नहीं करते तब तक अकाउंटिंग नहीं होती। मतलब अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कि हम लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। अब जहां तक तो बुक कीपिंग भी कर रहा था, लेकिन अब उसके बाद क्या करना है, अकाउंटिंग के तौर पर हम लोगों ने उन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अलग से क्लासिफाई करना है। क्या बिजनेस ने सेल्स सिर्फ एक मरतबा की होगी पूरे टाइम पीरियड में? नहीं, पता नहीं कितनी मरतबा की हो। क्या परचेजेस एक मरतबा की हैं? तो हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। उनमें से हम सेल्स की ट्रांजेक्शन अलग करेंगे, परचेजेस की ट्रांजेक्शन अलग करेंगे, और एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन वो हम लोग अलग से करेंगे, मतलब क्लासीफाई करेंगे। अब अगर सपोज बिजनेस ने सेल्स 100 टाइम्स की हुई है, तो क्या मैं 100 टाइम्स रिकॉर्ड करूं? तो मैं उसको समराइज करूंगा, कि मैं इन टोटल बता दूंगा कि इस टाइम पीरियड की हमारी टोटल सेल्स कितनी है। समराइज कर देंगे चीजों को, टोटल परचेजेस कितनी हुई, टोटल एक्सपेंसेस कितने आए, तो ये चीजें हमारे पास समराइज हो जाएंगी। इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब समराइज करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या होगा? असल में अकाउंटेंट ने ये काम करना होता है जो अब आ रहा है,
कि आपने इनके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर देनी है। इन तमाम ट्रांजैक्शंस के ऊपर एज एन अकाउंटेंट जो आपने फाइनल प्रोडक्ट पेश करनी होती है ना, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर देना इन तमाम ट्रांजैक्शंस की मदद से। देखिए, कहते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो हम उन तमाम ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, द वन एंड ओनली सोर्स प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, वो बेसिकली हमारी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बना के देते हैं। यहां तक किसी को कोई इशू? क्या ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हैं? रीड करें एक मरतबा। अब जो आप लोगों ने रिजल्ट्स बताने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, वो आप लोगों के पास ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमारे पास 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो आप लोगों ने बना कर देनी है। वह एज एन अकाउंटेंट आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना होता है कि ये स्टेटमेंट्स आपने अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करनी होती हैं फॉर द टाइम बीइंग। जो भी वो टाइम ड्यूरेशन आपको बताएगा, उस टाइम ड्यूरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। उनमें द फर्स्ट वन इज statement of comprehensive income. Second one is statement of financial position. Third one is statement of changes in equity. Fourth one is statement of cash flows. And the last one is notes to the financial statement. अब ये पांचों स्टेटमेंट ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। Statement of comprehensive income, statement of financial position, statement of changes in equity, statement of cash flows, and notes to the financial statement. All right? अच्छा, इसमें हम ये पांचों स्टेटमेंट्स ही बनाएंगे एज एन अकाउंटेंट। हमें ये पांचों स्टेटमेंट्स ही बनाना आएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हम लोग पांचों नहीं बना। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हमारा फोकस होगा जस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम किसी भी सोल ट्रेडर के लिए ये स्टेटमेंट्स बना कर रहे हैं। सोल ट्रेडर के लिए जो ट्रेडिंग बिजनेस करता होगा, हम उसके लिए ये स्टेटमेंट्स बना कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि इंट्रो टू अकाउंटिंग में हमारे बिजनेस की नेचर बड़ी सिंपल सी है, वह कॉम्प्लेक्स बिजनेस की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे। हम लोग कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी नहीं बनाएंगे। अदरवाइज कंपनीज के लिए भी बिल्कुल यही कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है हमारे पास। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसको कंपनीज के लिए जब अकाउंटिंग करेंगे तो सेम नेम यूज किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदरवाइज यहां पर हम इसका जो नेम यूज करेंगे वो है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। Statement of comprehensive income is also known as income statement. हम लोग इसके लिए इनकम स्टेटमेंट का वर्ड यूज करेंगे। मतलब सोल ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट का वर्ड यूज करता है, या इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये दो नाम हैं जो हम लोग इंट्रो अकाउंटिंग में कुछ ज्यादा यूज कर रहे होंगे। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक ही चीज है। एंड द सेकंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, is also known as balance sheet. हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट। ऑलराइट,
ये अपने पास आप लोग सेकेंडरी नेम्स जरूर लिख लें ताकि आपको पता हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नीड्स, इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, कुछ देर बाद पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस हमें क्या कुछ बताना। ये स्टेटमेंट हमें बताएगी कि ड्यूरिंग द ईयर जो बिजनेस ने अपनी एक्टिविटीज की हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। कि अगर हम लोग यहाँ पर एक साल के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, पूरे 12 मंथ्स टाइम पीरियड, कि पूरे 12 मंथ्स बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता रहा, तो आफ्टर 12 मंथ जैसे ही हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो उसमें फर्स्ट ईयर की हमारी मेहनत का हमें क्या सिला मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट हमें कितना हुआ। तो ये बताता है उस कंपनी, उस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमने कितना खोया कितना पाया, हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। या इसीलिए इसके नाम के साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट, कि इससे हमें इनकम कितनी जनरेट हुई, हम इस चीज का आइडिया लगाते हैं। जबकि जो सेकंड पोजीशन है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं, तो नाम से जाहिर है पोजीशन मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम इस पोजीशन पर थे, और आफ्टर 1 ईयर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस में प्रॉफिट हो गए, क्या हमारी पोजीशन जरा स्ट्रांग नहीं हो गई होगी। तो अब हम लोग कौन सी पोजीशन पर मौजूद हैं एट दैट टाइम, मतलब जिस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड पर। अब मुझे बताएं कि ड्यूरिंग द ईयर मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे, क्या एट द एंड ऑफ द ईयर उतने ही होंगे। तो हमने यहां पर ये नहीं बताना कि ड्यूरिंग द ईयर कितने थे, हमने ये बताना है कि एंड ऑफ द ईयर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर में कौन कौन सी चीजों का मालिक हूं। हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन एंड ऑफ द ईयर बिजनेस ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से अब बिजनेस के पास गाड़ी भी मौजूद है, बिजनेस के पास कोई बिल्डिंग भी मौजूद है, बिजनेस के बैंक बैलेंसेस भी मौजूद हैं। ऑलराइट, बिजनेस के पास कैश कितना है, बिजनेस ने कितने लोगों से पैसे लेने हैं, बिजनेस ने कितने लोगों को पैसे देने हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बतानी है। बात क्लियर कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, उसमें हम लोगों ने बताना होगा कि कितने लोगों से बिजनेस ने पैसे लेने हैं, कितने लोगों को बिजनेस ने पैसे देने हैं, बिजनेस के अपने पास क्या कुछ रखा हुआ है, बिजनेस का अपना बैंक बैलेंस कितना है। ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्क्लोज की जाती है। बात क्लियर हो गई कि इन दोनों स्टेटमेंट ने हमें क्या बताना है। नेक्स्ट की 3 स्टेटमेंट्स वो जाकर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह FR 1 के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इनकम्प्लीट FR 1 में पढ़ा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी FR 1 के अंदर पढ़ेंगे, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ हद तक FR 1 में है, लेकिन वैसे FR 2 का पार्ट है, वो हम लोग FR 2 में जाके इनको कंप्लीट करेंगे। लेकिन FR 1 50% तक कोई FR 1 में हम लोग पढ़ लेते हैं, रिमेनिंग 50% FR 2 में चले जाते हैं। तो ये जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाना आ जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जिस तरह से किसी भी चीज को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसी तरह से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मींस दैट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज एसेट्स, liabilities, capital या equity, income and expenses. 5 elements of financial statements. कि अगर ये 5 एलिमेंट्स होंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों की दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगे। तो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस। अच्छा, यहां पर हम लोग कैपिटल का वर्ड यूज करते हैं सोल ट्रेडर के लिए, कैपिटल और इक्विटी में कोई फर्क नहीं है। कंपनीज इक्विटी का वर्ड यूज करती हैं, वो कैपिटल का वर्ड नहीं यूज करते हैं, बस सिर्फ ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं।
मीनिंग दोनों के बिल्कुल सेम है। कंपनीज ने इक्विटी का वर्ड यूज करना होता है, जबकि सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप ने कैपिटल का वर्ड यूज करना होगा। अच्छा, अब यहां पर हम कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पांचों एलिमेंट्स दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हैं। जब पहले मैंने कहा था ना, मैंने कहा था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं बताई थी कि कौन सी स्टेटमेंट, लेकिन अगर स्टेटमेंट को वो बता दे कि कौन सी स्टेटमेंट्स के लिए एलिमेंट्स, तो याद रखिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट के लिए 3 एलिमेंट्स होते हैं। बैलेंस शीट के लिए 3 एलिमेंट्स, और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये 3 एलिमेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए है। और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट के लिए 2 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? इनकम एंड एक्सपेंस। अच्छा, आप लोगों को इनकम का पता होगा थोड़ा बहुत, एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ ना कुछ जानते होंगे, लेकिन बहुत कम बचे हैं जिनको एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह का पता हो। कैपिटल तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि जो आप लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हम लोगों ने उसको कैपिटल कहना होता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने से पहले हम इन एलिमेंट्स को जानेंगे, और इन एलिमेंट्स को वैसे तो हमारे पास 5 हैं, इन 5 को तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने 10 डेफिनेशंस देखनी, 10 एलिमेंट्स देखने हैं। जब उन 10 एलिमेंट्स की हमें समझ आ जाएंगे ना, समझ लेना कि आपको अकाउंटिंग आना शुरू हो गई है। तो उनमें द फर्स्ट वन इज कैपिटल, इक्विटी। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, देखिए अब हम लोग चलेंगे जरा सीक्वेंस के साथ। कैसे समझे? जैसे अभी आप लोगों ने, आपके माइंड में जस्ट आइडिया आया कि आपको बिजनेस करना चाहिए, आप किसी से मशवरा लेंगे, तो सबसे पहला उसका क्वेश्चन होगा आपके पास पैसा कितना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट होगी ना, बिजनेस उसी नेचर का बताया जाए। सपोज अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर कोई बिजनेस बताएं जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, मैं आपसे कहूँ कि भाई गाड़ियों का शोरूम लगा दो, जबकि आपके पास तो 20,000 रुपए थे, लगाओगे? और अगर यही चीज आप मुझे पहले बता देते कि भाई आपने बिजनेस करने लेकिन आपके पास 20,000 रुपए हैं, क्या मैं आपको गाड़ियों के शोरूम का ख्वाब दिखाता? मैं मोटरसाइकिलों के शोरूम का ख्वाब भी ना दिखाता आपको, तो फिर मैं आपको कहता भाई रेडी लगा लो। अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस कौन सा करना, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहली चीज होती है कि भाई आपके पास पैसा कितना है बिजनेस को करने के लिए। वो जो पैसा, आप अपना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे बिजनेस को रन करने के लिए, उसे कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल, ऑलराइट। लेकिन हो आपका अपना पैसा, मतलब जिसका बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट भी उसी के, बिजनेस ओनर का पैसा ही बिजनेस में कैपिटल कहलाएगा। अगर बिजनेस आपका है और इन्वेस्टमेंट किसी और ने की और वो आपका पार्टनर भी नहीं है, तो वो कैपिटल नहीं कहलाएगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूं। एक बिजनेस का स्टार्टअप 10 लाख रुपए से हो रहा था, लेकिन 10 लाख रुपए आपके पास नहीं थे, 6 लाख रुपए आपके पास थे, 4 लाख रुपए आपने बैंक से लोन ले लिया। क्या बैंक वाले आपके पार्टनर्स हैं? क्या बैंक वाले बिजनेस ओनर्स हैं? तो बैंक की तरफ से जो 4 लाख रुपए आ रहा है ना, हालांकि बिजनेस आप 10 लाख से ही शुरू कर रहे हो, लेकिन बैंक की तरफ से जो 4 लाख रुपए आ रहा है वो कैपिटल में नहीं जाएगा। कहां जाएगा वो बाद में देख लेंगे, लेकिन कैपिटल में नहीं जाएगा। कैपिटल में कितनी अमाउंट लेकर जाऊंगा? जो हमारा अपना पैसा है, 6 लाख रुपए, कैपिटल में 6 लाख रुपए लिखे जाएंगे। जबकि बिजनेस का स्टार्टअप कहां से हो रहा है? 10 लाख रुपए से। तो ये जो हमारे पास 4 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, ये किसने पे किया? तो बैंक का पैसा कैपिटल के तौर पे नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक बिजनेस ओनर नहीं है, बैंक हमारा पार्टनर नहीं है। तो कैपिटल की सिंपल सी डेफिनेशन है, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस ओनर टू रन द
बिजनेस। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। सेकंड डेफिनेशन चाहे अभी रहने दें, पढ़ने की जरूरत नहीं है सेकंड लाइन। क्या फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई है? अच्छा, स्टार्ट में ना देखो भाई, आप लोगों का अकाउंटिंग का कोई इतना खास नॉलेज नहीं था इससे पहले, तो स्टार्ट में चीजों को बड़ा सिंपल सा लेके चलना है, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी ना, कुछ चीजों का समझ आना शुरू हो जाएगा, इनके कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ हम चले जाएंगे, खुद ही जाएंगे हम लोग। जब आप लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग खत्म कर रहे होगे ना, ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होंगी। अभी के लिए कोई भी लेक्चर होगा ना, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम दे सकता है, कुछ चीजें नहीं भी समझ आती, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद देखो, जब आप लोग मैट्रिक में थे कितना मुश्किल लगता था, मैट्रिक के सब्जेक्ट भी बहुत मुश्किल लगते थे। जब मैट्रिक क्लियर कर लिया ना, हालांकि 2 साल गुजारे आपने उसमें 9th 10th करने में, क्लियर करने के बाद एफएससी में आके बैठे, ऐसा नहीं लग रहा था यार मैट्रिक में तो कुछ भी नहीं था, अगर एक मतलब फिर से एग्जाम दे दो तो मैंने टॉप कर जाना है। हर गुजरी हुई चीज आसान लगती है, लेकिन जब मैट्रिक कर रहे थे क्या इजी था? इसका भी यही हाल है। जो लेक्चर पढ़ रहे होगे ना, जो चैप्टर कर रहे होगे, ये पहले से भाई बता दूं, आपको जरा सा टफ टाइम देगा, क्योंकि जिंदगी में पहली मर्तबा पढ़ने जा रहे हो। बहुत कम है आप में से जिन्होंने पढ़ा हुआ हो, तो अपने आप को ना जस्ट टाइम देना है। जैसे ही हम लोग न्यूज चैप्टर के ऊपर जाएंगे ना, तो पीछे वाला चैप्टर इजी हो चुका होगा और ऑटोमेटिकली समझ आ चुका होगा। जबकि अगर मैं इसी चैप्टर पे रहूं, जब तक मैं ऐड ना कर दूं ना, तो आपको समझ मतलब आप होंगे 70-80% के ऊपर, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने इतनी मर्तबा रिवाइज करनी है कि जिस दिन मैं अपना ये सिलेबस एंड करूंगा ना, उस दिन आपको कोई इशू नहीं होगा। इवन के उस दिन आप इस काबिल होंगे कि आप FR1 को जाके टच कर सकते हो, आप इस काबिल होंगे। और आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने ना इंट्रो टू अकाउंटिंग को इसलिए नहीं पढ़ना कि आपने इसको पास करना है, बस आपने इसको पास करने के लिए नहीं पढ़ना। तो फिर ये अकाउंटिंग आपसे मोहब्बत करेगी और आपके साथ चलेगी, पास ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपने नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, और नॉलेज भी ऐसा कि पता चले एक अकाउंटेंट यार। ओके, गुड। जी, अब अमाउंट इन्वेस्ट हो गई हमारे पास, पैसों का बंदोबस्त हो गया, तो अब हम लोगों ने क्या करना है? बिजनेस का स्टार्टअप करना है भाई। अब बिजनेस को स्टार्टअप हम लोग ना एक शॉप से स्टार्ट करते हैं, तो क्या हमें शॉप का अरेंजमेंट करना नहीं पड़ेगा? शॉप का अरेंजमेंट, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो शॉप हमारी अपनी हो, तो हम लोग कहेंगे भाई मेरे घर के बाहर एक शॉप मौजूद है ना ऐसा। लेकिन अगर अपनी ना हो तो मार्केट पे रेंट पे लेनी पड़ेगी। एसिड्स, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, एक न्यूज चलती है कि इस पर्सन ने या इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने असासाजात डिक्लेयर नहीं किए, इस किस्म की अक्सर बात चल जाती है न्यूज, अगर आप लोग सुनते हो तो वो जो असासाजात है ना, उनको इंग्लिश में एसिड्स कहा जाता है। एसिड क्या है कि आपकी मलकियत में क्या चीज मौजूद है। यहां पर मलकियत से मुराद बिजनेस की मलकियत है, बिजनेस की ऑनरशिप है। बिजनेस, आप लोगों ने बिजनेस को बिजनेस ऑनर से सेपरेट डील करना है, बिजनेस को बिजनेस ऑनर से सेपरेट डील करना है। बिजनेस ऑनर की एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर रहे कि बिजनेस ऑनर क्या कुछ करता रहता है, हमने वो नहीं रिकॉर्ड करना। हमने ये देखना है कि बिजनेस ने क्या कुछ किया है। हम अकाउंटेंट्स बिजनेस के हैं, बिजनेस ऑनर के नहीं। मीन्स दैट, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरी शॉप का भी आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे घर का भी आएगा, और आप है मेरे अकाउंटेंट, क्या आप दोनों रिकॉर्ड करोगे? नहीं। कौन सा रिकॉर्ड करोगे? बस यही बात मैं कर रहा हूं, है तो दोनों इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन आपने मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, वो नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो तो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। लेकिन बिजनेस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, आपने वो जाकर रिकॉर्ड करना है। इसी तरह रेंट की बात करूं, मैं शॉप का रेंट भी दे रहा हूं और मेरा घर भी रेंट पर है, मैंने दोनों रेंट पे किए। आप कौन सा रिकॉर्ड करोगे? आपने शॉप का रेंट रिकॉर्ड करना है। बात क्लियर है? लेकिन अगर मेरे घर का बिजली का बिल मेरा बिजनेस पे कर रहा है, तब आपने रिकॉर्ड करना है। अगर मेरे घर का बिल मैंने खुद पे कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं करना, वो मेरी अपनी ट्रांजैक्शन थी। लेकिन अगर मेरे घर का बिल, मतलब बिजनेस ऑनर के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल या घर का रेंट बिजनेस ने पे कर दिया है,
तब बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाती, तब आपने जाके रिकॉर्डिंग करनी है। इसी तरह से बिजनेस को चाहिए कि वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद पे करे, अपने पैसों से पे करे। लेकिन अगर मैं पे कर देता हूं अपने पर्सनल फंड से बिजनेस का एक्सपेंस, तब भी उसकी रिकॉर्डिंग जरूर जाके होनी है। किस तरह से होनी है, क्या नाम है इनका, वो हम लोग आगे देखते जाएंगे। लेकिन जहां पर बिजनेस इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे रिकॉर्डिंग करनी है। बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर देखा जाता है कि बिजनेस की ऑनरशिप में, मलकियत में कौन कौन सी चीजें शामिल है। जैसा कि आप जिन घरों में रहते हैं कि आपके अपने नाम पर है, आपके वालिद साहब के नाम पर होंगे, लेकिन आप लोग कितने फख्र से कहते हैं मेरा घर, बेसिकली वो आपका घर नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मलकियत में है। वो जब भी चाहे आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं, उनकी मलकियत में मौजूद हो, वो आपका घर नहीं है। लेकिन आप लोग वैसे ही कह रहे होते हो कि मेरा घर। Assets are resources owned by a business which will give benefits in the future. हर वो रिसोर्स जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे वो आपका एसेट कहलाएगा। काफी सारी एग्जांपल्स इसमें हमारे पास आ सकती हैं एसेट्स में। ये थी आपके लोगों के पास एक सिंपल सी एग्जांपल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में, जब पूछा जाएगा ना, तो ये बात नहीं पूछी जाएगी। एसिड्स के लिए आप लोगों ने तीन बातें याद रखनी है, और उसमें द फर्स्ट वन इज एसिड्स इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। कि जिस दिन हम लोग, अब देखो ये एसिड्स कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और जो पोजीशन हमने बतानी थी, क्या पास्ट की बतानी थी, फ्यूचर की बतानी है? एट दैट डे, उस टाइम पर आपके पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि भाई ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास गाड़ी मौजूद थी जो कि मैंने सेल कर दी, क्या आज है? आप ऐसे नहीं है, हमें आपके पास से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि नहीं मैं इरादा रखता हूं कि मैंने फ्यूचर में गाड़ी परचेज करनी है, हम कहेंगे जब परचेज करोगे तब देखा जाएगा, क्या अभी है? तो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ये पहली कंडीशन है। सेकंड, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। फिर आपकी मलकियत में, आपकी ऑनरशिप में होना चाहिए। कंट्रोल से मुराद होता है आपकी, जब मलकियत ऑनरशिप में चला गया ना, कि टाइटल आपके नाम पर है, तो इट मींस दैट आपका उसके ऊपर कंट्रोल है। तो कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ। तो जब आप ये कहते हैं कि आज मेरे पास एक गाड़ी मौजूद है, तो लाजमी बात है पास में आपने इसको चुराया होगा या खरीदा होगा, कुछ ना कुछ इवेंट तो किया होगा ना, जिसकी वजह से आज ये गाड़ी आपके पास मौजूद है ना ऐसा? तो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो ये तीन बातें याद रखनी है एसिड्स को डिफाइन करने के लिए। कौन कौन सी? तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? एसिड्स क्लियर? एसिड्स को मजीद क्लासिफाई किया जाता है टू पार्ट्स में, नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स। एसिड्स को मजीद क्लासिफाई करेंगे टू पार्ट्स में, नॉन करंट एसिड्स एंड नॉन करंट एसिड्स और आल्सो नोन एज फिक्स्ड एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स को हम लोग फिक्स्ड एसिड्स भी कहते हैं। अच्छा, इनका जो ताल्लुक है ना, वो जब हम लोगों ने कहा था ना विच विल गिव बेनिफिट्स इन द, नॉन करंट एसिड्स आपके ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। तो लाजिम बात है उनकी जो लाइफ होगी वो भी ज्यादा होगी। और यहाँ पर अकाउंटिंग में लॉन्ग टर्म से मुराद होता है एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड, कि कोई ऐसी चीज जो आपको एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड बेनिफिट प्रोवाइड करे, वो नॉन करंट एसिड। जैसे कि आपका मोबाइल फोन आपका एसिड है, आपका रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, लेकिन कितना बेनिफिट देगा? लॉन्ग टाइम, मतलब 2 साल 3 साल तक, इवन क्या अगर आप अच्छे से चला 5 साल तक भी चला जाएगा।
तो आपको ये मोर देन तो नॉन करंट एसेट्स आप लोगों ने बताना है कि इसकी जो लाइफ होती है हमारे पास 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। 1 साल से ज्यादा के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें 1 साल से ज्यादा के बेनिफिट देने होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लैंड से शुरू हो, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना दें, और अगर वो बिल्डिंग फैक्ट्री की है तो लाजिम बात है प्लांट एंड मशीनरी भी उसमें रखोगे आप लोग। और अगर आपके घर वगैरह की है या ऑफिस बिल्डिंग है तो उसमें फर्नीचर आ जाएगा, फिर साथ में कंप्यूटर भी उसमें रखोगे। जब बिल्डिंग बना लिया तो बिल्डिंग के अंदर कुछ गाड़ियां भी होनी चाहिए, तो गाड़ियां लेकर आ जाओ आप उसके अंदर। ये सारे नॉन करंट एसिड बन गए हैं आप लोगों के। बात क्लियर हो गई? अच्छा, करंट एसिड की बात करें तो सिर्फ इतना है कि ये भी आपका प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, लेकिन बेनिफिट 1 साल से कम के रहेगा। इसमें जो मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका बैंक बैलेंस, आपका कैश इन हैंड मतलब जो पॉकेट में आपके पैसे मौजूद होते हैं वो, और जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद हैं वो भी आपके एसेट्स हैं, लेकिन उनका उनको जो कैटेगराइज किया गया है वो करंट एसेट्स में किया गया है। ये दो बातें तो आपको समझ आ गई कि आपके बैंक बैलेंसेस और आपका कैश इन हैंड वो आपके करंट एसेट्स हैं। लेकिन साथ में कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास आ रही हैं जिसमें आ रहा है स्टॉक। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी कहते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री। साथ में आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स। तो अभी के लिए सिर्फ नाम पढ़ लो, ये समझ आ जाएंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में ये बातें समझ आ जाएंगी कि ये हमारे पास अभी यहाँ पर नहीं डिफाइन किया था। अभी सिर्फ बस नाम पढ़ लिए कि स्टॉक आ गया कहीं पर तो मेरा करंट एसेट्स है, रिसीवेबल्स आ गए तो वो भी मेरे करंट एसेट्स हैं। और इनको डिफाइन कुछ ही देर में हम लोग कर लेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे, तो आपको उस टाइम पे समझ आ जाएगी इन चीजों की। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, अब एसेट्स के बाद हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू पे समवन इन द फ्यूचर। मतलब आपने जो बैंक से 4 लाख रुपए उधार लिया था, क्या आप पे फर्ज नहीं है कि अब आपने वो वापस भी करना है? वो आपकी लायबिलिटी है। वो 4 लाख रुपए आपका कैपिटल नहीं बना था, ऐसे ही है ना? 6 लाख रुपए को आपने कैपिटल बनाया था, लेकिन 4 लाख रुपए आपने लायबिलिटीज में आके रिकॉर्ड करना है कि वो बिजनेस के ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन आ गई है कि फ्यूचर में बैंक का लोन विद इंटरेस्ट हम लोगों ने पे करना है। बात क्लियर? बात क्लियर? तो यहां पे देखें, लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशन ऑन द एंटिटी टू पे समवन इन फ्यूचर। गॉट इट? इसके लिए भी 3 पॉइंट्स ही हैं। इसके लिए एसेट्स की तरह इसके भी 3 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। भाई मैंने एक दोस्त से पैसे लिए और आपसे 1 माह पहले मैंने उसको वापस कर दिया है, क्या आज मेरी वो लायबिलिटी है? नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। मैंने फ्यूचर में बैंक से लोन लेना है तो वो जाके मैं वापसी भी कर दूंगा, क्या लायबिलिटी है आज? नहीं। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है और अभी तक मैंने वापस नहीं किया, फ्यूचर में कर दूंगा, आज वो मेरी लायबिलिटी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। लायबिलिटी जब पे करूंगा तो पैसे दूंगा, दूंगा पैसे। मेरे जो पैसे जो मैं ट्रांसफर करूंगा तो वो मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं था। तो लायबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए आपका इकोनॉमिक रिसोर्स आता है, आपके पास जो मौजूद होता है आपको वो दूसरों को देना पड़ता है। भाई मैंने किसी पर्सन के 20 लाख रुपए देने थे, मैंने 20 लाख नहीं दिए। मेरे पास एक गाड़ी मौजूद थी, मैंने अपनी गाड़ी उसको दे दी। क्या गाड़ी मेरा इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं था? क्या मेरा एसिड नहीं था? और वहां से जिसके 20 लाख रुपए देने थे वो मेरी लायबिलिटी थी। तो लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए मुझे अपने एसिड देने पड़ते हैं, अपना एक इकोनॉमिक रिसोर्स देना पड़ता है। एंड यहां पर भी थर्ड कंडीशन बिल्कुल सेम, एज अ रिजल्ट ऑफ कि पास में आपने किसी से उधार लिया है तो आज आपकी वो ऑब्लिगेशन बना है। गॉट इट? कोई इशू? इसकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज आर आल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज आर नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। मतलब आप जब बैंक से लोन लेते हैं ना तो आप 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लेते हैं। जब बैंक से लोन लेते हैं कि आप हमें अभी लोन दें, हम आपको 3 साल के बाद वापस करेंगे।
तो बैंक लोन आपकी नॉन करंट लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आपसे आपका कोई दोस्त लोन लेने के लिए आए और आपसे वो कहे कि भाई 3 साल के बाद वापसी दूंगा, आपसे लोन दोगे? लेकिन अगर वो आपसे ये कहे कि यार मैं आपको ना 15 दिन के बाद वापस कर दूंगा, तो जब दोस्त से लोन लिया जाता है ना, वो शॉर्ट टर्म होता है। इवन कि आप उससे 2-3 माह 4 माह 6 माह भी कर लो, मान जाता है इतने में दोस्त। आप लोगों ने अगर किसी दोस्त से लोन लिया तो वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, वो करंट लायबिलिटीज में जाएगा। बैंक लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि भाई मुझे 6 माह के लिए पैसों की जरूरत थी, मैंने जाके बैंक से पैसा ले लिया, 6 माह बाद वापसी कर दूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी ही बने, वो करंट लायबिलिटी भी हो सकता है। डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन के ऊपर कि हम लोगों ने पे कब करना है। बात क्लियर? लेकिन अगर कोई, वैसे तो बता दिया जाता है क्वेश्चन में, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी है, फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है कि ये लोन हम लोगों ने 3 4 5 साल के बाद वापसी करना होता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा। तो यहाँ देखें, ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी टू पे आफ्टर 1 year, एग्जाम्पल और लॉन्ग टर्म लोन एंड बैंक लोन फॉर मोर देन 1 year. Current liabilities or short-term liabilities, obligation on the entity to pay within 1 year. Within 1 year means that less than 12 months. और इसमें शॉर्ट टर्म लोन शामिल है। अब शॉर्ट टर्म लोन तो आपको समझ आ गया होगा ना, मीन्स ऐसा लोन जो आप लोगों ने थोड़े अरसे के लिए लिया हुआ है, उसे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। लेकिन साथ में टर्म्स यूज हो रही हैं क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल्स, अकाउंट्स पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, आपकी लायबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, लेकिन ये खुद क्या है उसके लिए इंतजार करो। ओके, समझ आ जाएंगी आप लोगों को। बस अभी के लिए लायबिलिटीज की कोई एग्जांपल पूछे तो आप लोगों ने ये बता देनी है। सेकंड वन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, जिसको ट्रेड पेएबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट पेएबल एंड द लास्ट वन इज एक्रूड एक्सपेंसेस। ऑलराइट, ये आपको समझ आ जाएगा। एक्रूड एक्सपेंसेस के हवाले से पूरा चैप्टर नंबर 4 है, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। आई होप कि आपको कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज समझ आ चुका है। तो बेसिकली आप लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।